नमस्कार। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत अध्यापक द्वारा न केवल विगत वर्ष के प्रश्नों पर चर्चा की जाती है, उन प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया जाता है, बल्कि साथ ही उन प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के इस पूरे पाठ्यक्रम में हमने अब तक 2 वीडियो में बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों पर बात की थी और मैंने कहा था कि लगभग हम 50 क्वेश्चन मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित देखेंगे कि उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित कुछ और विगत वर्ष के प्रश्नों पर बात करेंगे, कैसे उन प्रश्नों को हल करना चाहिए ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और टाइम मैनेजमेंट आसानी से आप कर पाएँ, अर्थात कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप हल कर पाएँ। और उन प्रश्नों को हल करते समय एक बार हम क्विक रिवीजन भी टॉपिक का देख लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है और ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा है। आप देख सकते हैं कि 2015 का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन की तरीका पूछने का यूपीएससी का किस प्रकार रहा। उसने 4 बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। मैंने आपको पिछले दोनों वीडियोज़ में भी बताया था कि हमारा इकोनॉमी के संदर्भ में क्वेश्चन हल करने का तरीका क्या रहना चाहिए। तो उसी तरीके को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आशा करता हूँ यदि आप लगातार इस पर अभ्यास करें तो ज़रूर ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और टाइम कम हो जाएगा क्वेश्चन को हल करने का। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि समाचारों में प्राय आने वाला बेसल 3, एक शब्द लिखा है बेसल 3 समझौता या सरल शब्दों में बेसल 3। अब ये बेसल 3 क्या है ये पूछा है उसने कि समाचारों में आने वाला बेसल 3 क्या है और फिर बेसल 3 के 4 ऑप्शन दे रखे। अब चूँकि एक तरीका जो सामान्यतः सभी अपनाते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम इनके ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं प्रत्येक एक ऑप्शन 3-3 लाइन का लगभग लिखा हुआ है और एक एक बार सबको पढ़ेंगे तो थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन बढ़ जाए, भाषा जटिल हो सकती है, भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है और उससे जब कन्फ्यूजन बढ़ेगा तो हम एक प्रश्न को हल करने में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, अर्थात हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा और टाइम बढ़ना प्लस कन्फ्यूजन होना और रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए जो हमारा तरीका है वो क्या कि हमने नाम जैसे ही सुना क्वेश्चन बेसल 3, तुरंत हम अपने दिमाग में विचार लाएं बेसल क्या है। तो आपको ध्यान होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट नाम की एक संस्था है जिसका गठन 1930 में किया गया था और इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इस संस्था का मुख्यालय बेसल नाम के शहर में है। बेसल एक शहर का नाम है, स्विट्ज़रलैंड का शहर है। इस संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्था में जो जोखिम होते हैं उन जोखिमों को कम करने के लिए मानक तैयार किए जाते हैं और इन मानकों को बेसल मानक कहा जाता है। फिर से ध्यान दें, ये जो बेसल मानक तैयार किए जाते हैं, इन बेसल मानकों का उद्देश्य होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, जोखिम को कम किया जा सके, या दूसरे शब्दों में अगर बोलें कि किस प्रकार फाइनेंशियल सिस्टम रिस्क को अब्जॉर्ब कर सकता है, उसके जोखिम को झेलने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, इससे संबंधित मानक इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें भाग लेते हैं और इस संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य में कभी वित्तीय व्यवस्था कोलैप्स ना हो या वित्तीय व्यवस्था में कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि ग्राहकों का वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा ही खत्म हो, इस पहले से इसके लिए प्रयास कर लिए जाते हैं, कुछ मानक तैयार कर लिए जाते हैं। और इन मानकों में जो सबसे पॉपुलर मानक है उसका नाम है CAR या इसे CRAR भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या हिंदी में बोलें तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। दोनों एक ही बात है, वो हम बाद में देख लेंगे कि वो क्या होता है। तो आपको एक नाम ध्यान आ गया होगा कि बेसल के बारे में आपने कहाँ पढ़ा हुआ है। अब चूंकि हम अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, हम इस पर विचार नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसल 3 क्या है। तो नाम समझ आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है कि बेसल किससे संबंधित है। जब पहली बार ये मानक बनाए गए तो इनको नाम रख दिया गया बेसल 1, दूसरी बार इन मानकों में संशोधन हुआ तो बेसल 2 और इसी प्रकार बेसल 3। हमने क्विक दिमाग में विचार से रिवीजन कर लिया कि बेसल आखिर है क्या
और मुझे लगता है ये पूरा विचार दिमाग में आना और इसके सोचने में आपको लगभग 25 से 30 सेकंड लगेंगे। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। एवरेज अगर व्यक्ति एवरेज उसकी सोचने की क्षमता माने और अगर बहुत अच्छे आप इंटेलिजेंट हैं तो नाम सुनते ही बेसल से याद आ जाता है। इतना सोचने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को हल करें तो शायद हल करना आसान रहेगा। तो पूछा था कि बेसल 3 क्या है। अब पढ़ते हैं हम ऑप्शन। जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ विकसित करने का प्रयास। नहीं, ये बेसल से संबंधित नहीं है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का एक प्रयास। जैसी भाषा में अभी बोल रहा था कि फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क लेने की क्षमता या रिस्क को झेलने की क्षमता, इसके लिए बेसल मानक तैयार की जाती है और ये भाषा कुछ वैसी ही लग रही है। यद्यपि आप देख रहे हैं कि इसकी भाषा जो हमारी समझाने की भाषा उससे ज़्यादा क्लिष्ट है, ज़्यादा जटिल है। अगर आप डायरेक्ट इसको पढ़ लेंगे तो कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आपने अपने विचार में सोच लिया कि जोखिम मैनेज किया जाता है, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ वो वर्ड मिलने लगे। यहाँ लिखा है वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने, यहाँ लिखा है जोखिम प्रबंधन। तो जब वो शब्द मिलने लगते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यही वो लाइन है, यही वो कथन है। अदरवाइज इसकी भाषा थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ कि बेसल मानक क्यों तैयार किए जाते हैं। अब चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि खाली आंसर कौन सा आएगा इसको जानने की बजाय बाकी दोनों आंसर नहीं है ये भी कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे दें। तो तीसरा कथन भी पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। बेसल का ग्रीन हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है। ये ग्रीन हाउस से रिलेटेड कोई यहाँ पे मानक तैयार नहीं की जाते, ये फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है। और चौथा देखें, विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे अब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बची। तो आप देख पा रहे होंगे कि बाकी तीनों कथन एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बेहतर बनाया जाए, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, उससे रिलेटेड बाकी 3 कथन हैं। लेकिन एक कथन है जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के रिस्क मैनेजमेंट से है। तो वो दूसरा इम्पॉर्टेंट आंसर था, दूसरा इम्पॉर्टेंट कथन था, वही इसका सही आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप आंसर देने का तरीका समझ पा रहे होंगे और पिछले 2 वीडियो को यदि आपने देखा होगा तो आपकी धीरे धीरे अब उस पर अभ्यास भी बनने लगेगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था वो 2015 का था और ये 18 में है। और क्वेश्चन किस पर है, तो यहाँ लिखा है कौन से कथन सही हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर कथन पढ़ने हमें, यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें। सामान्यतः क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन के नीचे कथन होते हैं। और मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट कथन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन पढ़ें और उसके बारे में सोच लें। यहाँ डायरेक्ट कथन है, तो हम क्या करेंगे, पूरा कथन पढ़ने की बजाय कथन का नाम जस्ट टॉपिक जान लेंगे। और लिखा है पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, और दूसरे कथन में भी शब्द CAR है, अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट CAR से रिलेटेड है। CAR क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कहाँ निर्धारित होता है, बेसल मानकों में। अब मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जो क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा उसकी भाषा सरल थी, केवल इतना पूछा बेसल किससे संबंधित है। अब उसी चीज़ के अंदर जा कर के उस CAR कॉन्सेप्ट को पूछ लिया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अर्थात जब आप पढ़ाई करें, जब आप रिवीजन कर रहे हैं अपने नोट्स का, तो बेसल को जानते समय CAR को ठीक से जान लिया होगा, तो फिर चाहे क्वेश्चन 2015 का हो या वो 2018 में क्वेश्चन आया हो, आपको हल करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब हम साथ साथ ये जान लेते हैं कि CAR था क्या। यदि आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा तो कुछ कुछ ध्यान आने लगेगा। मैं इसको एक बार संक्षेप में अपनी भाषा में बता देता हूँ। बैंकों का जैसे जैसे NPA बढ़ने लगता है, जब बैंकों का NPA बढ़ रहा है तो बैंकों में रिस्क बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं NPA के नाम से ही समझ आ रहा है, एसेट की परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, क्वालिटी घटती जा रही है एसेट्स की। यदि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे तो रिस्क बढ़ेगा। रिस्क बढ़ने का मतलब ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि बैंकिंग सेक्टर में दिवालियापन की संभावनाएं बढ़ जाएं। और बैंक दिवालिया होने का मतलब है कि जिन ग्राहकों ने बैंकों में अपना
मूल्यवान धन जमा किया हुआ है वो फिर उतना वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो असुरक्षित होने लगेगा। फाइनेंशियल सिस्टम पर नागरिकों का भरोसा कम होने लगेगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किए जाते हैं जिन्हें हम बेसल मानक कहते हैं, और उस मानक में एक नाम है CAR। CAR का जो मीनिंग है उसको जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन, ये CAR बेसल मानकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब डिसाइड होंगे तो इनको भारत में लागू करना है, कब करना है, किस अनुपात में करना है, ये निर्धारित करने का काम RBI अर्थात केंद्रीय बैंक का होगा। अभी मैंने CAR के बारे में नहीं बताया, मैं पहले उसके एक कॉमन बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ कि RBI डिसाइड करेगा भारत में CAR कब और कैसे लागू किया जाए, और यदि RBI उसका परसेंटेज भारत में लागू करने का निर्देश दे देता है तो वो फिर सभी बैंकों के लिए मान्य होगा, अर्थात सभी बैंकों को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि SBI के लिए कुछ अलग हो और PNB के लिए कुछ अलग। जो भी CAR तय किया जाएगा RBI द्वारा वो सभी पर बराबर रूप से लागू होगा। यद्यपि RBI को यहाँ पर ये स्वतंत्रता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक जब निर्धारित किए वो उसी समय उनको भारत में लागू ना करे, कुछ समय बाद लागू करे। ऐसा क्यों करेगा उसका भी कारण है। वो तत्काल भी कर सकता था, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि वो तत्काल रूप से लागू करना मुश्किल है। अब हम जानते हैं CAR या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और जो दूसरा नाम था कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये क्या चीज़ होती है। देखें ज़रा, जब कोई बैंक किसी ग्राहक को ऋण देगा, आपको साक्ष्य सृजन शब्द याद होगा तो आप इसको जल्दी समझ पाएंगे। बैंक जब ग्राहकों को ऋण दे रहे हैं तो ऋण देने के साथ साथ बैंक उस ऋण के एवज में कुछ पूंजी अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि बैंक के पास पूंजी थी 106 रुपये, कैपिटल है बैंक के पास 106 रुपये, ठीक, और बैंक ग्राहकों को ऋण दे रहे हैं 100 रुपये का। तो 106 रुपये की पूंजी थी, इसमें से 100 रुपये ऋण दे दिया, अर्थात बैंक ने प्रत्येक 100 रुपये के एवज में 6 रुपये अपने पास सुरक्षित रख लिए। टोटल पूंजी 106, उसमें से 100 का उसने लोन दे दिया, तो 6 रुपये उसने अपने पास सुरक्षित रखा। ये जो 100 रुपये लोन दिया है, आसान शब्दों में तो हम इसे लोन कह रहे हैं, लेकिन लोन ना कह करके इसका सही नाम यानी जो टेक्निकल नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स, बैंकों की वह परिसंपत्ति जिसमें जोखिम छुपा हुआ है। अब आप लोन के बारे में सोचें तो आपको मेरी लाइन समझ आ जाएगी। लोन देते समय बैंकों का जोखिम तो है ही, तो लोन को यहाँ पर लोन ना कह करके रिस्क वेटेड एसेट्स कहा गया। इस रिस्क वेटेड एसेट के एवज में बैंक ने कितनी पूंजी अपने पास सुरक्षित रखी, यही CRAR या CAR है। फुल फॉर्म से तोड़ देते हैं शब्द को। कैपिटल, कितना कैपिटल है, 106 माना मैंने। रिस्क वेटेड एसेट 100 रुपये है, और दोनों के बीच में अनुपात निकाला तो 6:1 आ जाएगा, अर्थात प्रत्येक 100 रुपये के बदले बैंक 6 रुपये अपने पास सुरक्षित रख रहा है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन बनता है बैंक ने 6 रुपये सुरक्षित क्यों रखे। इसलिए रखे, अगर ये लोन यानी ये रिस्क वेटेड एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया, अर्थात ये NPA बन गया, तो बैंक इस 6 रुपये की सहायता से फिर से साक्ष्य सर्जन के माध्यम से 600 और 6000 रुपये बना सकता है। अब आपको साक्ष्य सर्जन का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। बैंकों के पास तकनीक है, ऐसी क्षमता है, वो 6 रुपये का प्रयोग करके 600 और बाद में 6000 तक आगे बना पाएंगे। उसी को हम क्रेडिट क्रिएशन या साक्ष्य सर्जन का नाम देते हैं। तो बैंक ने अपने पास 6 रुपये सुरक्षित रखे 100 रुपये की रिस्क वेटेड एसेट के बदले। अब आप ये माने कि भविष्य में यदि RBI बैंकों को निर्देश दे दे कि आपको अपने पास 9 रुपये सुरक्षित रखने, यानी 9%, प्रत्येक 100 रुपये के लोन के लिए आपको अपने पास 9 रुपये सुरक्षित रखने, इसका मतलब कि बैंकों के पास जब 109 रुपये की पूंजी होगी तभी वो 100 रुपये का लोन दे पाएंगे, अन्यथा वो 100 रुपये का लोन देने योग्य सक्षम नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जैसे ही अनुपात पहले 6% था, अनुपात को बढ़ा करके 9% कर दिया,
तो अनुपात बढ़ाने का मतलब है कि बैंकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ गई है। अब उन्होंने 9 रुपये उन्होंने सुरक्षित रखे हैं, अर्थात वो भविष्य में ज़्यादा साख सृजन कर पाएंगे, रिस्क घट गया। ये 6% होगा या 9%, भारत में ये डिसाइड आरबीआई करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्धारण बेसल मानकों में किया जाता है। तो सीएआर के माध्यम से यदि सीएआर को बढ़ा दिया जाए तो बैंकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती, यदि सीएआर को बढ़ा दिया जाए तो। एक और लाइन इसमें से जान लेते हैं, भविष्य में कभी फिर से काम आ सकती है। जैसे जैसे सीएआर या सीआरएआर एक ही बात है वो दोनों, जैसे जैसे इस अनुपात को बढ़ाएंगे, इसका मतलब है प्रत्येक 100 रुपये के लोन के बदले बैंकों को अपने पास ज़्यादा पूंजी एकत्रित करनी होगी। पहले 106 था तो 100 रुपये का लोन दे पा रहे थे, अब 109 होगा तभी 100 रुपये का लोन दे पाएगा, अर्थात बैंक के पास ज़्यादा पूंजी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो बैंकों की पूंजी आवश्यकता बढ़ जाएगी। और यदि बैंक 109 रुपये पूंजी एकत्रित नहीं कर पा रहे, पूंजी बैंक के पास 106 ही है और बैंक ने 9% का सीएआर मेंटेन करना है आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार, अर्थात पूंजी आपके पास 106, आप लोन देना चाहते हो 100 लेकिन दे नहीं पाओगे क्योंकि आपको 9% का सीएआर मेंटेन करना है। दूसरे शब्दों में बोलें तो बैंक अब 100 रुपये से कम ऋण दे पाएगा। तो क्या मीनिंग निकला, सीएआर को अगर हम बढ़ा दिया, हमने आरबीआई ने बढ़ा दिया सीएआर को, तो बैंकों की साख सृजन क्षमता प्रभावित होगी, अब वो कम साख सृजन कर पाएंगे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को क्यों कम कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पूंजी पर्याप्त नहीं है। सीएआर के बढ़े हुए अनुपात को लागू करने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। और अगर हम इसको पब्लिक सेक्टर बैंकों के संदर्भ में समझें, भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक, उनमें एनपीए ज़्यादा है। जिन बैंकों में एनपीए ज़्यादा होगा उनका रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए घटता जाएगा। जैसे जैसे आरओए घटेगा उनकी साख सृजन क्षमता पहले से ही सीमित होती जा रही है, अर्थात उनकी पूंजी आवश्यकताएं और बढ़ेगी। पब्लिक सेक्टर बैंकों में पूंजी डालने की या पूंजी प्रदान करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की, अर्थात भारत सरकार पर पूंजी का दबाव और बढ़ जाएगा, पूंजीकरण का दबाव कह दीजिए आप। और सरकार अगर पूंजीकरण ज़्यादा नहीं करेगी तो पब्लिक सेक्टर बैंक सीएआर के बढ़े हुए अनुपात को लागू ही नहीं कर पाएंगे और परिणाम पब्लिक सेक्टर बैंकों में रिस्क बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार जो समय समय पर बैंकों में पूंजीकरण की व्यवस्था करती है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बैंकों का रिस्क मैनेज रहे, रिस्क मैनेजमेंट होता रहे और सीएआर के मानकों को लागू करने में वो बैंक सक्षम हो। अब भारत में चाहे वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक, सीएआर को लागू करने के लिए अत्यंत पूंजी की आवश्यकता है और आरबीआई के अनुसार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी आवश्यकता है, तब जाकर के बैंक भारत में बेसल 3 लागू कर पाएंगे। बेसल 3 में अनुपात और बढ़ा दिया गया। तो ध्यान दें आप लोग, सीएआर का बढ़ना बैंकों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाता है। सीएआर बढ़ने का मतलब है बैंकों को और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है। सीएआर बढ़ाने से यदि बैंक अपने पास पूंजी कहीं और से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो फिर बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? और आप लोगों ने एक नाम सुना पढ़ा होगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित कठोर कार्यवाही, एनपीए के संदर्भ में ये पढ़ाया जाता है। तो जब बैंकों का एनपीए बहुत अधिक बढ़ने लगता है तो बैंकों की उस वित्तीय स्थिति का नियमन और नियंत्रण करने के लिए आरबीआई उनके ऊपर एक और कठोर रूल लागू कर देता है और वो है कि उनके लिए कह देता है आरबीआई, आप सीएआर ज़्यादा मेंटेन करिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, अर्थात उन बैंकों के रिस्क को मैनेज करना प्राथमिकता बन जाती है फिर आरबीआई की। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत भी आरबीआई ऐसा करता है। और ओवरऑल अगर निष्कर्ष देखेंगे तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वित्तीय व्यवस्था में जोखिम को न्यूनतम रखना, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना। अब ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब फिर वही वापस उसी पॉइंट पर आते हैं कि कुछ लोग कहेंगे सर इतना कुछ सोचने में तो बहुत समय लग जाएगा। बिल्कुल, ये उनको समय लग रहा है जिनको ये शुरू से पढ़ना पड़ रहा है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके दिमाग में पूरी पिक्चर रिवाइज हो जाती है
क्वेश्चन सुनते ही दिमाग में सारी बातें आने लगता है। आप थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के आप ये एग्जाम्पल थोड़ी बनाएंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठे हैं और कन्फर्म है कि आप रिवीजन तो करके ही गए होंगे, नोट्स और किताबें पढ़ के गए होंगे, तो वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन को सुनते ही 30-40 सेकंड में दिमाग में पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि 40 सेकंड में अगर पूरा उसका क्विक रिवीजन हो गया तो लगभग 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। और 1 मिनट मतलब बहुत कम समय में आपने क्वेश्चन हल कर लिया। 100 क्वेश्चन पूरे हल करेंगे तो 100 मिनट लगेंगे, ऐसा होगा नहीं। वैसे ना तो आप 100 क्वेश्चन कभी पूरे हल करेंगे और ना ही प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा। तो मेरे ख्याल से सीमित समय में क्वेश्चन हल हो जाता है। और जो खास बात जिस पर मेरा फोकस है, हमारा पहला फोकस है कि एक्यूरेसी बढ़े, आपको सही आंसर पता हो। दूसरा पॉइंट है कि हम टाइम मैनेज कर पाएँ। अगर एक्यूरेसी ही नहीं हुई, गलत हो गया, फिर आपने जल्दी जवाब दे दिया तो उस जल्दी जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। तो हम वापस देखें उस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो हम ये वो क्वेश्चन था, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अब इतना कुछ रिवाइज करने के बाद अब इस कथन को पढ़ते हैं, देखें समझ आया कि नहीं। CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। आप देख रहे होंगे कि इतना रिवीजन करने के बाद भी ऐसा लग रहा है सर ये क्या लिखा है। यही कारण है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सही से हल तभी कर पाएंगे। इतना रिवीजन सोच लिया, इतना कुछ सुन लिया, फिर भी लगता है सर ये तो मुश्किल है। और आप सोचो अगर ये रिवीजन ना किया होता, डायरेक्ट पढ़ते तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब इसको जो इस ऐसी समस्या जब भी आएगी आपको, तो उसका तरीका क्या है, जहाँ कॉमा आए वहाँ पर थोड़ा रुकना है, और कॉमा नहीं है तो फिर पूरी लाइन को एक साथ पढ़ना है। अर्थात आप उस हिंदी के जो ग्रामर हैं उनका नियमों का पालन करें। देखिए अब CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान ना किया जाए, देयताएं खाताधारकों की देयताएं मतलब ये लोन की बात कर रहा है। कस्टमर की लायबिलिटीज़ क्या होती है, लोन, वो बैंक की एसेट है। तो खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं किया जाए और अगर उससे कोई हानि होती है तो बैंक उसका प्रतिकार कर सके, बैंक उसे बाद में रीपे करने की क्षमता बैंक की बढ़ सके। तो आप सोचें, बैंक कस्टमर लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक इस पूंजी से अर्थात CAR से बैंक बाद में रिकवर कर सकता है। तो थोड़ा सा जटिल भाषा यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहला वाला पॉइंट सही है, अर्थात ये रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा है, पहला कथन सही है। दूसरा, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। यहाँ ये गलती हो गई है, CAR बैंक खुद डिसाइड नहीं करता है, CAR RBI यानी केंद्रीय बैंक डिसाइड करता है, और वो सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक समान होगा विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। तो RBI डिसाइड करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ मानक बनाए गए होंगे, बेसल मानक, उनके तहत RBI उनको क्रमबद्ध रूप से भारत में लागू करेगा। तो दूसरा कथन गलत है और केवल एक फिर यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए, वो सही है। तो देखिए क्वेश्चन की भाषा थोड़ी जटिल है, टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पहली बार में शायद वो समझ में आ जाए। जिन्होंने कभी ऐसे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस नहीं की उनको बहुत मुश्किल होती है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि विगत वर्ष के प्रश्नों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि आप UPSC की भाषा, UPSC के मानकों के अनुसार तैयारी कर सकें। यहाँ पे वो बात और सिद्ध होती है, उस भाषा पर आपकी पकड़ और किस मानक के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है, कैसा उसका स्टैंडर्ड रहता है, इसलिए आपको विगत वर्ष के प्रश्नों पर अभ्यास अच्छे से कर लेना चाहिए। और चाहे आपने इस क्वेश्चन को आज हल कर लिया, आपको समझ भी आ गया, तो मुझे लगता है 2-3 महीने बाद फिर से अगर इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। आपकी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भाषा पर पकड़ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। सही बात है, इतना तो सब जानते हैं, बैंकों का बैंक है RBI। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा? अब आप देखिए, आप जो जानते थे बैंकों का बैंक है RBI, इतना तो उसने क्वेश्चन में लिख दिया। बैंकों का बैंक सबको पता होगा,
इतना सबको पता है कि बैंकों के बैंक का कार्य करता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है अब वो पूछ रहा है। तो हम इसके कथन पर नहीं पढ़ेंगे, बैंकों के बैंक के बारे में सोच लेते हैं। देखिए, सामान्यतः मैं कहता हूँ कि बैंक क्या काम करता है। कोई भी वाणिज्यिक बैंक की बात करूँ तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर जनता को ऋण देता है। वाणिज्यिक बैंक के लिए मैंने ऐसा बोल दिया, जनता से जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना। और जो संस्था ऐसा काम कर रही है हम उसे बैंक का नाम देते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा मैंने बताई है, मैंने अभी लायबिलिटी एसेट शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब अगर बैंक को भी कुछ राशि जमा करनी हो, मान लेते हैं ये बैंक का नाम एग्जाम्पल के लिए ये SBI है, तो SBI क्या सर्विस दे रहा था हमें, जनता से जमा ले रहा है, जनता को ऋण। अब अगर SBI को भी पैसा जमा करना हो तो कहाँ जमा करेगा वो, RBI के पास। SBI को भी आवश्यकता पड़ने पर लोन की रिक्वायरमेंट हो तो ये लोन ले लेगा कहाँ से, RBI से। तो जैसे ये SBI जनता के लिए बैंक था, नागरिकों के लिए बैंक था, ऐसे ही SBI के लिए RBI भी एक प्रकार का बैंक हुआ। तो यानी ये हो गया बैंकों का बैंक। कौन है बैंकों का बैंक, RBI। और अब मुझसे पूछा जाए कि बैंकों के बैंक का मतलब क्या है, तो RBI बैंकों का बैंक है। इसका मतलब है कि बैंक चाहे तो अपनी अतिरिक्त राशि जमा कर सकते हैं RBI के पास। बैंकों को आवश्यकता हो और RBI उचित समझे तो RBI बैंकों को ऋण दे सकता है। क्लियर है। और बाकी तो हम जानते हैं कि RBI बैंकों का नियमन करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। इतनी बात रिवाइज करके अब हम उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहला कथन देखें, बैंकों के बैंक के संदर्भ में, अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। बताइए, रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आवश्यकता के समय पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी ठीक है। RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, ये भी ठीक है। एक बार में कथन पढ़ते ठीक और सही है या नहीं है, गलत है, जो भी है वो आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने उस टॉपिक के बारे में कुछ विचार कर लिया। और अगर डायरेक्ट पढ़ना शुरू करें, एक कथन पढ़ते हैं फिर देखते हैं छत की तरफ, फिर लगता है ठीक लग रहा है, दूसरे कथन में आते आते वो कन्फ्यूजन बढ़ा देता है। तो उस समस्या से बच के रहें। अभ्यास सही दिशा में होगा तो रिजल्ट भी सकारात्मक ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, तीनों कथन सही हैं और तीनों कथन सही है तो फिर ये आंसर आ गया। ये UPSC ने 2012 में पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। कार्य, अब आपको RBI के कार्य दिमाग में होने चाहिए, कथन नहीं पढ़ने हैं। RBI के कार्य क्या है, तो आपने देखा अभी एक कार्य तो हमने पिछले क्वेश्चन में हल किया। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और दो प्रकार के ये कार्य करता है। कुछ कार्य हैं जो ये केंद्रीय बैंक के रूप में करता है, केंद्रीय बैंक के रूप में इसको कुछ कार्य दिए गए हैं, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए करता है, जिसको मैं विकासात्मक कार्य का नाम दे रहा हूँ। अब कौन कौन से कार्य हैं, तो हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जैसे भारत में दो रुपए और उससे बड़े नोटों को निर्गमन करने का अधिकार RBI के पास है, तो RBI जारी करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, इनका नियमन करेगा RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। उसके अलावा बैंकों का बैंकर, अभी आपने देखा बैंकों के बैंकर का तात्पर्य क्या था। इसी प्रकार भारत सरकार का बैंकर। अब सरकार का बैंकर जब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो आप उसी बैंकों के बैंकर से मिलता जुलता देखें। जैसे बैंक अपना अतिरिक्त धन जमा कर सकते हैं RBI के पास, इसी तरह से सरकार भी कर सकती है। सरकार को भी आवश्यकता होती है तो RBI से ऋण ले सकती है, तो सरकार के बैंकर का कार्य भी करता है। विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी RBI का ही काम है। IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती है और आपने पढ़ा होगा कि IMF में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संगठन है, उसका एक निकाय है IMF का, उसके अंतर्गत प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर भाग लेता है, तो RBI का गवर्नर भी वहाँ भाग लेगा। तो ऐसे कुछ कार्य हैं जो केंद्रीय बैंक के रूप में RBI कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, जिसको आप लोग डिटेल में पढ़ते ही होंगे। इधर विकासात्मक कार्यों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य मैं मानता हूँ कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, उसके तहत फिर बहुत सारी बातें आ जाती है।
अब ये सब मैंने जब सोच लिया, दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर आ गई, अब वापस से उस क्वेश्चन को पढ़ें, देखें कैसे हल करेंगे। पहला कार्य लिखा है, देश में सभी नोटों और सिक्कों को जारी करता है। सभी नोटों लिख दिया, गलत हो गया। 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करता है, सिक्के भारत सरकार जारी करती है, 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा करता है, यह भी ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन क्या बनेगा। तो मेरा मानना है कि इनमें एलिमिनेशन या कोई ऐसी टेक्निक लगाने की बजाय कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए कि ऑप्शन 2, 3, 4 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मतलब क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 अर्थात ये बी ऑप्शन आएगा। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि हम आत्मविश्वास के साथ आंसर दे रहे हैं, हमने टॉपिक के बारे में सोच लिया। और दूसरा जो तरीका रहता है उससे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। हो सकता है आंसर आप वहाँ भी सही दे दें, लेकिन नेगेटिव आंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट एसेस नहीं है, कथन पढ़ने से ही क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, तो कथन को हल्का सा देखें कि किस बारे में कथन चल रहे हैं। तो पहला कथन यहाँ लिखा है, ये 2018 में आया है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सोचने में कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। मेरा मानना है कि इसको आप ऐसे बताएं कि अभी हमने कार्य पढ़े थे आरबीआई के, और कार्य में हमने देखा था कि भारत सरकार का बैंकर है, सरकार का बैंकर है, और सरकार में भारत सरकार भी और राज्य सरकार दोनों के लिए आरबीआई बैंकर का कार्य करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ऐसा पढ़ा हुआ होगा। बैंकर का मतलब क्या था कि बैंकिंग वाली फैसिलिटीज़ देता है आरबीआई सरकारों को, राज्य सरकार और भारत सरकार। उसी को यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, लेकिन राज्य सरकार का नहीं करता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि आरबीआई दोनों के लिए बैंकर का काम करता है, केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा लिखा है ट्रेजरी बिल से संबंधित कथन, और तीसरे में भी देखेंगे ट्रेजरी बिल कोषपत्र हिंदी वर्ड लिखा है। अब हम पहले ट्रेजरी बिल को जान लेते हैं, तब उन कथनों को पढ़ेंगे। देखिए, सिक्योरिटीज, प्रतिभूति या सिक्योरिटी वह दस्तावेज है जिसके आधार पर बाजार से पूंजी एकत्रित की जाती है। सिक्योरिटी सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, एक डेट सिक्योरिटी और दूसरे को कहते हैं शेयर सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी और शेयर सिक्योरिटी, हिंदी में बोलेंगे तो ऋण प्रतिभूति और उधर अंश प्रतिभूति। डेट सिक्योरिटी में भी डिवीजन किया जाता है आगे। फिलहाल मैं उतना ही डिवीजन कर रहा हूँ जितनी हमें आवश्यकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक प्रकार की डेट सिक्योरिटी है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम लिखा है, इसका मतलब भारत सरकार प्रतिभूति जारी कर रही है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब पढ़ते हैं तो उन्हीं में एक नाम आ जाता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भी एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब ट्रेजरी बिल, जिसको शॉर्ट में टी बिल्स कह देते हैं, ट्रेजरी बिल है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट का बैंकर कौन? आरबीआई। तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के द्वारा खरीदा बेचा जाता है। आरबीआई जारी कर रहा है, बाद में आरबीआई उनको वापस खरीद भी लेता है, लेकिन वो भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में काम ऐसा करता है। और ट्रेजरी बिल जो जारी किए जाते हैं, हम कहते हैं उनको कि हम डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं। अब डिस्काउंट का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे ये कोई ट्रेजरी बिल है और मैं मान लेता हूँ कि ये 100 रुपये का ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल मतलब क्या? एक प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी है। तो ये 100 रुपये का जो ट्रेजरी बिल है, इसे डिस्काउंट पर जारी किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से बनाते हैं कि अगर 100 रुपये इस पर अंकित मूल्य है, जैसे आपने नोट पर दिखा 500 लिखा है, ऐसे माना कि मैंने इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी इस ट्रेजरी बिल पर लिखा था 100 रुपये। आरबीआई ने कहा कि हम इसे 5% डिस्काउंट से जारी कर रहे हैं,
अर्थात किसी को ये खरीदना हो तो वो 95 का भुगतान करे, 95 रुपये आरबीआई को दे दे और आरबीआई से ये सिक्योरिटी ले ले, और जितनी समय अवधि के लिए जारी किया जाए उस अवधि के बाद आकर के ये सिक्योरिटी हमें वापस दे, आरबीआई को दे, और हम उस व्यक्ति को 100 रुपये दे देंगे। कितने का था ये? खरीदा तो हमने डिस्काउंट में था 95 में, लेकिन इसका अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। तो अंकित मूल्य हमें बाद में मिल जाएगा। तो अगर आप उसको ओवरऑल देखें, हमने कोई चीज़ 95 में खरीदी और वापस दिया तो हमें 100 रुपये मिल गए, तो हमें उस पर 5 रुपये का लाभ हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में कहा जाता है कि ये निवेशक के लिए एक सुरक्षित निवेश का विकल्प है, और उन्हीं विकल्पों में से एक है ट्रेजरी बिल। तो हमने यहाँ पर जो ख़रीदा था आरबीआई से, ये डिस्काउंट में ख़रीदा था, 5% डिस्काउंट। आप जब कुछ शॉपिंग करने जाते हैं कहते हैं ना डिस्काउंट दीजिए, अर्थात कम में खरीदेंगे आप। तो 100 रुपये उस पर प्रिंट था, लेकिन आपने उसको कम में ख़रीद लिया। तो आरबीआई ट्रेजरी बिल को डिस्काउंटेड रेट पर जारी करता है और बाद में इसे निवेशक द्वारा अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है या रिडीम किया जाता है। रिडीम करने का मतलब हम सिक्योरिटी दे करके पैसा ले लेंगे अंकित मूल्य के अनुसार। क्लियर हुआ? और सिक्योरिटी, ये ट्रेजरी बिल्स के बारे में एक बात और है कि ट्रेजरी बिल राज्य सरकारें जारी नहीं कर सकती हैं, केवल केंद्र सरकार जारी करती है, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आरबीआई काम करता है। तो ये ट्रेजरी बिल और ये सिक्योरिटी के आगे पक्ष, ये हमें क्लासेस में डिटेल से पढ़ने होते हैं, विशेषकर एनपीए से संबंधित और बजट से संबंधित ये काम आता है। फिलहाल जो क्वेश्चन था उसको देखें एक बार। भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती है। ट्रेजरी बिल राज्य सरकार जारी नहीं करती, ठीक है कथन। और यहाँ तीसरा कथन लिखा है कि ट्रेजरी बिल ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। इंग्लिश में देख लें, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इश्यूड एट डिस्काउंटेड फ्रॉम द पार वैल्यू। बिल्कुल ठीक, डिस्काउंटेड वैल्यू पर जारी किए जाते हैं और बाद में अंकित मूल्य पर इन्हें भुनाया जाता है। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 यानी सी आंसर सही होगा। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि आरबीआई राज्य सरकार का भी बैंकर है। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल बना दिया जाता है उसकी भाषा को थोड़ा सा जटिल करते हुए। तो मेरा मानना है कि अगर आप उस टॉपिक को विचार कर रहे हैं, हो सकता है आपको शुरुआत में समय ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये एक सही तरीका है। कम से कम आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के ये कह पाएंगे कि हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें से मैक्सिमम सही ही होंगे, क्योंकि हमारा तरीका ही ऐसा था। तो एक्यूरेसी पर यहाँ पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा है। क्वेश्चन लिखा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, तो इसके कथन पढ़ने से पहले हम सोच लेते हैं कुछ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं? वे बैंक जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी अधिक होती है, अधिकांश हिस्सेदारी सरकार के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अनुसूचित बैंक भी हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। आरबीआई द्वारा इनका नियमन किया जाता है। ये कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अनुसार पंजीकृत भी हैं। ये सारी बातें हमारे दिमाग में आई, और चूंकि सरकार की पूंजी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो सरकार ही उन बैंकों के लिए जिम्मेदार भी है। अब उससे संबंध में बात पढ़नी है हमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पिछले दशक में, अर्थात अब ये दशक बोल दिया तो ये बन गया करंट इकोनॉमी का क्वेश्चन। 2018 में आया है, तो उस समय पूछा तो उससे पहले के एक दशक की बात कर रहा है। अब ये करंट इकोनॉमी का क्वेश्चन हुआ, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं एक शब्द यूज़ करता हूँ कि यूपीएससी हमेशा ट्रेंड्स पूछता है। ट्रेंड्स, झुकाव, पिछले एक दशक में ऐसा हो रहा है, पिछले 5 वर्षों से ऐसा हो रहा है। ऐसी चीज़ों के आप आंकड़े कभी याद नहीं रख पाएंगे कि पिछले एक दशक में कितना कितना क्या क्या रहा, नंबर याद नहीं रहता है। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे से ग्राफ रीड करने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में हम लोग तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को उस पर और एफर्ट लगाना होता है कि इकोनॉमिक सर्वे में ग्राफ रीड करने की हैबिट होनी चाहिए। ग्राफ से ये पता चल जाता है कि एक दशक में किस तरफ अर्थव्यवस्था जा रही थी, आर्थिक गतिविधियाँ कैसी परफॉर्म कर रही थी। तो क्वेश्चन पढ़ें फिलहाल। पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई। अंतर्वेशन का यहाँ पर मतलब है कि सरकार ने पूंजी लगातार बढ़ाई है बैंकों में। अब ये उस समय के हिसाब से देखा जाए कि जब ये क्वेश्चन आया था तो ये कथन गलत था, क्योंकि सरकार ने पूंजी लगातार नहीं बढ़ाई थी। यहाँ पर वर्ड आ गया बीच में लगातार, निरंतर। तो सरकार ने निरंतर पूंजी नहीं बढ़ाई थी। और आप सोच के देखें कि सरकार पूंजी बढ़ाएगी क्यों? जब पब्लिक सेक्टर बैंकों में एनपीए बढ़ने लगता है, एनपीए बढ़ने का मतलब है कि धीरे धीरे उन बैंकों में रिटर्न ऑन एसेट्स कम होने लगता है, उनकी पूंजी की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। उस समय भारत सरकार और पूंजी डाल करके बैंकों की तरलता समस्या को दूर करती। तो बीच बीच में सरकारों ने ऐसा किया है, लेकिन लगातार नहीं किया है। तो लगातार नहीं करने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन करंट के ग्राफ देख करके ही हल हो पाएगा। यहाँ मेरा इस क्वेश्चन को दिखाने का पर्पज़ ये था कि आप भविष्य में भी ध्यान रखें, इस प्रकार यूपीएससी ट्रेंड्स पूछता है। और ऐसे क्वेश्चंस के जवाब जब आप एग्ज़ाम देने से पहले इकोनॉमिक सर्वे देख के जाएं तो वहाँ इनके जवाब मिलते हैं। ग्राफ को रीड करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। मेरे ख्याल से ये बात सबको पता होगी। एसबीआई में एसबीआई के जो 5 सहयोगी बैंक हैं और भारतीय महिला बैंक, उनका विलय कर दिया गया। और बैंकों के विलय के कई कारण रहे हैं। नरसिम्हन समिति की सिफारिश थी कि बैंकों का विलय कर देना चाहिए और बड़े बैंकों की भारत में स्थापना होनी चाहिए। तो बैंकों का विलय क्यों किया गया, ये एक पूरा डिटेल से टॉपिक है। फिलहाल हम इतना कहेंगे कि जो इस क्वेश्चन की भाषा जैसी है कि बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए ऐसा किया गया। तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है। और आप देख रहे हैं ये 2018 का क्वेश्चन है। उस साल एसबीआई को विलय करके पूर्ण रूप से उसका क्रियान्वयन कर दिया गया था। इस संदर्भ में ये करंट इकोनॉमी का क्वेश्चन हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब आपने इकोनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ लिया हो। उनमें ट्रेंड्स को जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अन्यथा आप इसमें से हो सकता है दूसरा क्वेश्चन तो सही और गलत बता पाते, पहले क्वेश्चन पे हम साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित है। लेकिन तथ्य याद नहीं करने हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण समझना है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बैंकिंग लोकपाल से संबंधित है और 2010 में यूपीएससी ने पूछा है। तो क्वेश्चन एक बार देखें, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। अब बैंकिंग लोकपाल होता क्या है, तो हम जरा उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके व्यवहारिक जीवन में भी ये काम आता है। बैंकिंग लोकपाल, देखिए कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि आपके अकाउंट में से अमाउंट डेबिट हो जाता है, बट रियल में आपने कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है और आपको मैसेज आता है कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया। या आप एटीएम में गए, वहाँ आपने देखा कि स्लिप मिल जाती है कि अमाउंट माइनस हो गया, डेबिट हो गया, परंतु आपको अमाउंट मिला ही नहीं। तो आप उसकी कहीं फिर कंप्लेन करने जाएंगे और उसकी कंप्लेन आप बेसिकली तो करेंगे सबसे पहले बैंक में। लेकिन अगर बैंक आपकी कंप्लेन पर एक्शन ना ले या बैंक आपकी कंप्लेन ना सुने तो फिर कहीं तो उसके ऊपर अपीली अथॉरिटी कोई होनी चाहिए जहां आप शिकायत दर्ज कर सके, और उस संस्था का नाम है आरबीआई। और आरबीआई ने एक बैंकिंग लोकपाल नाम से अलग से निकाय बना रखा है जो ग्राहकों की शिकायतें सुनता है। उसका काम है कि ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो और अगर हो रही है तो उस शिकायत को दूर किया जा सके। तो बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों के मन में वित्तीय व्यवस्था के प्रति विश्वास को बढ़ाए रखने का काम कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ग्राहकों के हितों को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। आरबीआई की वेबसाइट पर इसके बारे में पूरा लिंक वगैरह दिया होता है। यदि कभी व्यवहारिक आपको भी ऐसी कठिनाई हो तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बैंकिंग लोकपाल का लिखा था उसको हम एक बार देख लेते हैं। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई द्वारा की जाती, ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत ही है ये। दूसरा, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले एनआरआई की शिकायतें सुन सकता है। सभी शिकायत सभी की सुनेगा, जिसका भी खाता है बैंक में इंडिया में उनकी शिकायतें सुनेगा। तीसरा, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं।
यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, यानी ये कथन गलत हो गया। उसका आदेश अंतिम नहीं है, आप उसके आदेश के ऊपर भी उपभोक्ता न्यायालय में भी जा सकते हैं, और उसका आदेश जो बाध्यकारी है तो बाध्यकारी नहीं, क्योंकि जो दूसरी संस्था है वो भी उसके खिलाफ अपील कर सकती है। तो तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है। चौथा, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी जाने वाली सेवाएं निःशुल्क हैं। बिल्कुल ये सही है, बैंकिंग लोकपाल में जो आप शिकायत दर्ज कराते हैं उसके लिए कोई हमें शुल्क अदा नहीं करना होता है। तो ये एक मैं कहूँगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, इसमें कोई भाषा की जटिलता वाली समस्या बिल्कुल नहीं है, और 2010 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब एक बार। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, इंग्लिश में देखें MCLR लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, और उससे संबंधित उसके उद्देश्य पूछे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है, और ये जो क्वेश्चन था एक बार ये भी देख लेते हैं कब आया है। ये 2016 में पूछा है, MCLR की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये पिछले 2-3 वर्षों में। अब क्यों रहा उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। MCLR के बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा, उससे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं, क्या हो रहा था। तो इंडिया में जब जब आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में संशोधन कर रहा है, मैं अब वो स्थिति बता रहा हूँ MCLR लागू होने से पहले की स्थिति। आरबीआई जब अपनी मौद्रिक नीति में समीक्षा करके उसको संशोधित करता है, ब्याज दरों को परिवर्तित करता है, तो यदि आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा दे, यानी मैं बोलूँ कि आरबीआई ने कठोर नीति अपना ली, तो ब्याज दरों को बढ़ाते ही बैंक भी अपनी बेस रेट को बढ़ा देते थे। बैंकों ने भी बेस रेट बढ़ा दी, और बेस रेट बढ़ाने का मतलब है कि मौद्रिक नीति में बढ़ी हुई ब्याज दरों का बोझ ग्राहकों पर हस्तांतरित कर दिया। बेस रेट आपको पता है कि बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं, लेकिन यदि आरबीआई मौद्रिक नीति को सस्ता कर दे, यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को कम कर दिया, तो ब्याज दर कम करने के बाद उसी अनुपात में या उसी के क्रमानुसार बैंक अपनी बेस रेट में कमी नहीं करते। तो क्या बोले हम इसको कि मौद्रिक नीति में जो ब्याज दर कम करने का लाभ मिलना चाहिए ग्राहकों को, वो नहीं मिल पाया, क्योंकि बैंकों ने अपनी बेस रेट कम नहीं की। और इस पूरी समस्या को हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम। अर्थात जो आरबीआई उद्देश्य पूरा करना चाह रहा है सस्ती मौद्रिक नीति के द्वारा, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मध्यस्थ है बैंक, उन्होंने आरबीआई की नीति के अनुसार अपनी दरों में परिवर्तन नहीं किया। और ये जो बेस रेट है ये बैंक स्वयं निर्धारित करता है, आरबीआई केवल उसकी एक रेंज बता देता है। अब इस समस्या का हल क्या किया जाए? तो इस समस्या के हल के लिए आरबीआई ने एक फॉर्मूला जारी किया कि बैंक अपनी बेस रेट कैसे निर्धारित करेंगे। उसी फॉर्मूले को आरबीआई ने MCLR का नाम दिया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। फुल फॉर्म ही इतनी बड़ी है कि सोचने में समय लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है क्लास अगर आपने की हुई है तो आप मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे, या आपने नोट्स पढ़े हों या आपने बुक्स पढ़ी होंगी, क्योंकि मैंने कहा ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा जो लोग सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, अर्थात बैंक जब अपनी लैंडिंग रेट बेस रेट का निर्धारण करेंगे, तो बेस रेट का निर्धारण वो किस आधार पर करेंगे? वो करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर, और उस फंड की मार्जिनल कॉस्ट जो उन्होंने आरबीआई से लिया। भाई बैंक भी तो आरबीआई से उधार लेते, रेपो रेट के आधार पर या बैंक रेट के आधार पर। तो बैंकों ने जो आरबीआई से लोन लिया, उस लोन की मार्जिनल कॉस्ट क्या थी? उस मार्जिनल कॉस्ट में अगर वृद्धि हुई है तो बैंक भी अपनी बेस रेट को बढ़ा देंगे, लैंडिंग रेट, और अगर मार्जिनल कॉस्ट घटी है तो बैंकों को भी अपनी लैंडिंग रेट घटानी होगी। अब क्वेश्चन बनता है ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है? हिंदी नाम है सीमांत लागत। अगर मैं इसकी परिभाषा बोल के सुनाऊं तो सीमांत लागत इकाई वस्तु अतिरिक्त उत्पादन करने की लागत होती है। अगर आपने 100 यूनिट प्रोडक्शन कर लिया, आप 1 यूनिट और प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो 1 यूनिट और वस्तुओं के उत्पादन करने की जो अतिरिक्त लागत आएगी, उसी लागत को मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इस संदर्भ में बात करें
तो बैंकों ने पहले आरबीआई से ऋण लिया हुआ था 100 करोड़ का, और उस 100 करोड़ का ऋण था मान लो 6% की ब्याज दर पर। अब उनको फिर से कुछ और ऋण चाहिए, और अब की बार आरबीआई ने बोला कि ब्याज दर 7% है, रेपो रेट बढ़ा दी। तो जो 1% की अतिरिक्त लागत आ रही है, ये 1% की अतिरिक्त लागत मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी यहाँ पर। और अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर बैंक भी बेस रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाए तो बैंकों को अपनी लैंडिंग रेट या बेस रेट कम करनी होगी। ऐसा आरबीआई ने फॉर्मूला बना दिया। तो आप कह सकते हो कि यदि आरबीआई ये फॉर्मूला बना रहा है और बैंक इस फॉर्मूले को लागू कर दें, बैंक इसका उचित क्रियान्वयन कर दें, तो आरबीआई की मौद्रिक नीति में सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों को मिल पाएगा। शब्द बदल देता हूँ मैं कि पूरी वित्तीय व्यवस्था जो है वो और ज़्यादा पारदर्शी हो जाएगी, मॉनेटरी ट्रांसमिशन स्मूथ हो जाएगा। अब ये चीज़ें आप रिवाइज अब कर चुके आपके दिमाग में। अब आप देखें उस MCLR के क्वेश्चन को एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आज भी ये समस्या ही बना हुआ है। तो पहला कथन है, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें लैंडिंग रेट निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब दोबारा नहीं पढ़ना है इसको, एक ही बार में काम हो गया। ये रिवाइज नहीं किया हो, पहली बात तो मैंने कहा ना, ये खुद में एक जटिल बात थी, उसके ऊपर से जटिल कथन। तो ये पहला कथन ठीक है। दूसरा, ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। बिल्कुल दोनों के लिए न्याय संगत है। बैंकों को भी एक लॉजिकल और रेशनल ब्याज मिल पाएगा और ग्राहकों के लिए भी वो तार्किक रहेगा। तो दोनों कथन सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों। ये 2016 का क्वेश्चन है। और आपको पता होगा आगे की, मैं जस्ट हिंट दे देता हूँ क्योंकि वो इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है, कि MCLR में भी कुछ समस्या आ रही थी, इसीलिए हाल ही में एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर बात की गई और उसको फिर लागू किया गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। तो वो सब क्या है वो आप अपने से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, आसान क्वेश्चन है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आपको पता होगा पेमेंट बैंकों को जब लाइसेंस दिया गया था तो उसी के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी लाइसेंस मिला। नाम से ही समझ में आ जाता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। स्मॉल फाइनेंस, तो ये कम सूक्ष्म मात्रा में फाइनेंस अर्थात वित्त की सुविधा उपलब्ध कराएंगे ग्राहकों को, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम MSME सेक्टर को स्पेशली बढ़ावा दे सकें। तो देखें क्या स्टेटमेंट है। पहला, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, ठीक है। दूसरा, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, ये भी ठीक है। तीसरा, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, ये इसका अंत में प्रभाव तो हो सकता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से ऐसा हुआ, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना करने का ये उद्देश्य नहीं था कि केवल युवा उद्यमियों पर फोकस करें या केवल ग्रामीण क्षेत्र पर। फोकस था स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस की कमी महसूस ना हो, उनको आसानी से तरलता उपलब्ध हो जाए ताकि वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कंटिन्यू रख पाएँ और रोज़गार एक सृजन होता रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ करती रहे। तो तीसरा कथन ये यहाँ पे गलत हो गया। तो केवल 1 और 2, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है एक तरह का। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको मैं फैक्चुअल इसलिए कह रहा हूँ, केवल शब्द को तोड़ के ही आपको आंसर डायरेक्ट मिल गया। इस फैक्चुअल का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि कोई ईयर वगैरह लिखा होगा, वो फैक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट को देखते हैं एक बार। कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, और 2016 में पूछा है। आपने देखा होगा बिटकॉइन हमेशा चर्चा में रहता ही है। तो बिटकॉइन के बारे में हमारे दिमाग में जितना आ रहा है, पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं संक्षेप में। तो बिटकॉइन कोई भौतिक मुद्रा नहीं है, यानी इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। जैसे कॉइन दूसरे सिक्के होते हैं, ऐसे इस सिक्के का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, अर्थात ये आभासी मुद्रा है। आपको आभास होगा कि आपके पास मुद्रा है, लेकिन उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, बिटकॉइन को
केंद्रीय बैंक ने, भारत में विशेषकर बात करें तो केंद्रीय बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है, अर्थात ये लीगल टेंडर मनी नहीं है। लीगल टेंडर मनी अभी इसको घोषित नहीं किया गया। बिटकॉइन पर तो रिस्क भी आपने सुना होगा, मैं वो पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक संक्षेप में जानकारी सुना रहा हूँ। बिटकॉइन जब जारी किया जाता है तो जो व्यक्ति बिटकॉइन जारी कर रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति जो बिटकॉइन खरीद रहा है, वो आपस में ही ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस बिटकॉइन का प्रयोग करके बाज़ार में फल फ्रूट खरीद लेंगे या फिर आप सब्जियां खरीदने चले जाएंगे। तो भौतिक स्वरूप ही नहीं है और लीगल टेंडर मनी भी नहीं है, तो आप इसको व्यवहार में इस तरीके से प्रयोग नहीं ला सकते। बिटकॉइन का लेन देन आपस में ही वो लोग कर पा रहे हैं जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा बेचा है। क्लियर है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जारी किया जाता है, उसी नेटवर्क के हिसाब से काम करता है। तो बिटकॉइन आज भी एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इसे लीगल टेंडर मनी बनाया जाए या नहीं। अलग अलग कई प्रकार की कमेटियां बन चुकी हैं। तो अब ये यहाँ पे याद करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिटकॉइन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई या किस व्यक्ति ने इसको जारी किया। मुझे लगता है उस पर एनर्जी ख़राब कभी नहीं करनी चाहिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस देश में पहली बार शुरू हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर फोकस करें, लीगल टेंडर मनी नहीं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ। अब देखते हैं हम उस क्वेश्चन को बिटकॉइन पर। तो बिटकॉइन की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। अब बताइए आप, बिटकॉइन क्या आरबीआई ध्यान रखेगा बिटकॉइन कितना है, कब जारी हुआ, कितना मार्केट में बिटकॉइन है? नहीं। देखो इंग्लिश में बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई ट्रैक नहीं करेगा इसको। जबकि 500 रुपये के नोट अर्थव्यवस्था में कितने हैं, कितने बैंकों के पास हैं, नागरिकों के पास कितने, अर्थात मुद्रा आपूर्ति कितनी, आरबीआई ट्रैक कर देगा। यहाँ इसको ट्रैक नहीं करेगा, तो पहला कथन गलत हो गया, लीगल टेंडर मनी नहीं है। दूसरा, बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तीसरा, ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा होता है कि व्यक्तियों की आपस में पहचान गोपनीय रहती है और ट्रांजैक्शन होती रहती है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। अब आपसे जो मैं बात कह रहा था कि ये याद करने या ढूंढने पर एनर्जी ना लगाएं कि बिटकॉइन सबसे पहले किस देश में आया, किस व्यक्ति ने जारी किया, ऐसी चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछता है। हाँ, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि बिटकॉइन अगर लागू हो जाएगा तो क्या होगा, लीगल टेंडर मनी बना देंगे तो क्या लाभ और क्या दिक्कतें आएंगी, बिटकॉइन को लीगल टेंडर मनी क्यों नहीं बनाया जा रहा, उन पर फोकस करें, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। तो आसान है वो सब चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पढ़ने में कठिनाई हुई होगी। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। फिलहाल मैंने उतना ही इस पर चर्चा की जितना इस संक्षेप में इस क्वेश्चन की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। यहाँ लिखा है कि भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए, यानी रुपए के मूल्यह्रास को रोकने के लिए कौन सा एक कथन आरबीआई द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? नहीं होना चाहिए, उपाय नहीं है। 2019 में, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। आरबीआई ऐसा उपाय करे कि रुपए के मूल्यह्रास को रोक ले, और उन उपायों में से कौन सा उपाय नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, एक सही होगा कोई उनमें से। अब हम पहले अपने दिमाग से सोच लेते हैं। रुपए का मूल्यह्रास, और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये काम की चीज़ है बहुत और अक्सर इसके बारे में न्यूज़ में तो रहता ही है। मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास होता क्या? सबसे पहले ये ध्यान दें कि विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा का मूल्य घट रहा है विदेशी मुद्रा की तुलना में, और सामान्यतः उसकी हम तुलना जो डॉलर से करते हैं। यानी $1 पहले अगर 70 रुपये का था, अब उस $1 की वैल्यू बढ़ गई है और रुपए की वैल्यू कम हो गई। हम कहेंगे रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है। और ऐसा किस वजह से हो रहा है? तो बाजार शक्तियों के कारण ऐसा हो रहा है। बाजार शक्तियों के कारण, यानी डिमांड एंड सप्लाई में गैप की वजह से ये सब होता है। और जिसका एक बड़ा कारण CAD भी है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसका मूल्य ह्रास पर नियंत्रण कैसे होगा?
तो नियंत्रण कैसे होगा? तो इसका एक सिंपल तरीका, CAD को आप कम करिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाते के घाटे पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर हम CAD कम करेंगे तभी हम रुपए के मूल्य ह्रास पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। अब CAD कम कैसे होगा? तो CAD कम करने के लिए हमें आयात को कम करना होगा और दूसरी तरफ निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। अर्थात हमें डॉलर की मांग और आपूर्ति में जो गैप है उस गैप को कम करना है। एक तरफ हमें डॉलर की मांग को कम करना है, डॉलर की मांग यानी विदेशी मुद्रा की, और दूसरी तरफ हमें डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि डॉलर की आपूर्ति बढ़ाएंगे तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी, यानी डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। यहाँ पर भी हम डॉलर की अगर डिमांड को कम करने की कोशिश करेंगे तो फिर डॉलर की वैल्यू कम होगी और हमारी समस्या हल होने लगेगी। तो आसान शब्दों में बोलूँ तो वे सभी उपाय जो विदेशी मुद्रा की मांग को कम और आपूर्ति को बढ़ाने में उपयोगी हों, वो सभी रुपए के मूल्य ह्रास पर नियंत्रण के उपाय होंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैंने दिया, CAD कम करना यानी आयात कम और निर्यात में वृद्धि। उसके अलावा इसमें और बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, जैसे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। एक बार क्वेश्चन की भाषा हम पढ़ लेते हैं। कौन से उपाय नहीं है ये देखने हैं। पहला, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण। पहली बात तो ये देखें कि वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण करना जरूरी है, सही है। और ये कौन सी वस्तुओं के? गैर जरूरी वस्तु, यानी जिसको हम कहें कि उपभोग वस्तु कह सकते हैं आप, पूंजीगत वस्तु की बजाय। तो उपभोग वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण करना चाहिए और निर्यात को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। आयात करना, कम करना, ये एक उपाय सही है, लेकिन आयात किन वस्तुओं का कम होना चाहिए? तो उपभोग वस्तुओं का, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं आयात करना अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में लाभदायक होता है। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि सरकार और RBI का कौन सा एक उपाय नहीं है। तो सरकार का भी हो सकता है और RBI का, ये बात ध्यान दें। लेकिन एक बात नोटिस करें, अगर यहाँ पर सरकार शब्द नहीं लिखा होता तो पहला वाला उपाय गलत हो जाता, क्योंकि ये RBI नहीं करता है। किस वस्तु का आयात घटाना है, किसका निर्यात बढ़ाना, ये काम RBI का नहीं है। RBI इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूर मेंटेन करके रखेगा अपने पास, लेकिन किसका आयात और निर्यात पर कितना चेंज किया जाए ये सरकार निर्धारित करती है। तो अगर इस क्वेश्चन में सरकार नहीं होता तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता। चूँकि यहाँ पर सरकार लिखा है तो ये एक सही उपाय है। मैंने अभी बोला भी था आपको, आयात कम करना चाहिए और निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए। तो पहला तो ठीक है। उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, यद्यपि उपाय सही है। दूसरा देखें, भारतीय उधारकर्ताओं, इंडियन बोरोअर्स को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। अब मसाला बॉन्ड आपने शब्द सुना जरूर होगा। मसालों का देश भारत कहा जाता है, इसीलिए इसे मसाला बॉन्ड नाम दिया गया, अदरवाइज इसका मसाले से कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर बॉन्ड जारी करना और वो भी रुपए मूल्य वर्ग में, तो पर्पज़ क्या है कि डॉलर की डिमांड को हम कम कर पाएंगे। कि डॉलर, विदेशों से डॉलर उधार लेने की बजाय अगर हमें रुपए मुद्रा में मिल जाएगा तो डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली शॉर्ट होने लगेगी। तो इसके लिए आप कह सकते हो जो डॉलर की डिमांड ही कम हो जाएगी तो डॉलर की वैल्यू कम और रुपए की वैल्यू फिर अप्रिशिएट होने लग जाएगी, तो वो हमारी समस्या हल कर देगा। तो ये भी उपाय सही है। तीसरा, विदेशी वाणिज्यिक उधारी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ECB से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। दशाएं आसान बनाने का यहाँ पर मतलब होता है कि ECB में आप ज़्यादा लिमिट तक उधार लेने की अनुमति दे दें और RBI इसको डिसाइड करेगा कि अगर वो RBI लिमिट बढ़ा दे तो हम विदेशों से ज़्यादा मात्रा में उधार ले पाएंगे। ज़्यादा उधार लेंगे तो इसका मतलब है कि RBI के विदेशी विनिमय भंडार पर दबाव कम हो जाएगा, डॉलर की डिमांड सप्लाई में गैप कम हो जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे या तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए। अब आप सोचें कि अगर हम ECB में दशाएं आसान कर देंगे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो ये तीसरा उपाय भी, वो भी ठीक है। चौथा देखें, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति, इंग्लिश वर्ड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा। और ये क्यों गलत है? क्योंकि जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात ब्याज दरों को कम करोगे
तो बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी और रुपए की तरलता या मुद्रा की आपूर्ति बढ़ना मतलब मुद्रा के मूल्य को गिराने लगेगा, मुद्रा का मूल्य कम होने लगेगा, फिर तो वापस से रुपये और डेप्रिशिएट हो सकता है। तो हमें यहाँ पर ये चौथा उपाय सही नहीं लग रहा है। यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा है तो और अगर एक्सपेंशन करेंगे तो फिर तो और मूल्य गिरने लग जाएगा। तो ये चौथा वाला आंसर यहाँ पे आएगा क्योंकि ये सही उपाय नहीं है। ध्यान दें, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें ये पहला वाला उपाय भी गलत हो जाता यदि सरकार शब्द ना होता तो, क्योंकि आयात निर्यात पर नियंत्रण करना या निर्यात को बढ़ावा जो भी देना है उपाय ये सरकार करेगी, आरबीआई नहीं। चूँकि सरकार और आरबीआई दोनों शब्द हैं तो फिर हमने मान लिया कि पहला उपाय भी ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको क्लिष्ट किया गया है और स्पेशली एक यहाँ पर ईसीबी और ये मसाला बॉन्ड शब्द डाल करके उस क्वेश्चन को जटिल करने का प्रयास किया, यद्यपि वह जटिल था नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आज की क्लास के समझ आए होंगे। इसी बैंकिंग से संबंधित, मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे, उन पर देखेंगे कैसे प्रश्न हल किए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे इस विधि से आपको ज़रूर ही कुछ लाभ हो रहा होगा। यदि आपकी कोई और उसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि और किस प्रकार से आप आंसर सुधार सकते हैं। साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप इस विधि का प्रयोग करते हुए अपने प्रैक्टिस को और तेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करें। ये पूरा कोर्स आपको संस्कृत या इसकी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फ़िलहाल हम उससे संबंधित कुछ वीडियो यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक आप सब लोग कुशल रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।